आगे के सफ़र में हम ये देखेंगे कि एक बार जब हमने अकाउंट आइडेंटिफाई कर लिए, उसके बाद में कौन से अकाउंट को डेबिट करना है, कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना है। वो ये रूल जो है डेबिट और क्रेडिट के हमारे इंट्रोडक्शन टू अकाउंट्स के 3rd, 4th और 5th वीडियो में आएंगे। पर वो सफ़र तय करें उससे पहले ये ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए कि हमारी अकाउंटिंग के अंदर बहुत सारे बेसिक्स वर्डों का बार बार यूज़ किया जाएगा। उन वर्डों की मीनिंग हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर अब वो मीनिंग नहीं समझ पाए हैं तो आगे का सफ़र हम तय नहीं कर पाएंगे। इसके लिए ये हमारा बिल्कुल सेपरेट एक चैप्टर है, जिसके अंदर हम अकाउंट्स का आगे की जब स्टडी करेंगे तो बार बार बहुत सारे शब्द आएंगे जिनका मीनिंग हमें समझना पड़ेगा। और ये ऐसे शब्द होंगे, लगभग ऐसे शब्द होंगे जो आपने पहले भी डे टू डे लाइफ में बहुत बार सुने होंगे। तो सर जब बार बार सुने हैं और इनका मीनिंग हमें ये पता है तो सर डायरेक्ट भी तो चल सकते हैं प्रैक्टिकल पार्ट के ऊपर। नहीं दोस्तों, डायरेक्ट प्रैक्टिकल पार्ट पे नहीं जा सकते। उसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि सर हमने थ्योरी तो बहुत अच्छी अटेंड की थी, परंतु पता नहीं क्यों हमारे सर ने उसमें से हाफ मार्क्स दिए। जैसे मान लीजिए 4 मार्क्स का आपको एक क्वेश्चन आया जिसके अंदर एसेट्स की डेफिनेशन देनी थी या आपको लायबिलिटी की मीनिंग बतानी थी। मैंने लिखा भी बहुत अच्छा था, पर सर पता नहीं क्यों सर तो आधा ही उसका नंबर दिए। थ्योरी में पूरे नंबर नहीं आते हैं। पर दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको ये बता दूं कि जब हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं उसके अंदर लगभग सारे वही शब्द होंगे जो आपकी डे टू डे लाइफ में तो काम में आते हैं, पर उसका मीनिंग जब हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हर शब्द का अपना एक स्टैंडर्डाइज मीनिंग होगा। उसके अंदर मिनिमम शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर वो शब्द आपके एग्जामिनर को नहीं मिलते हैं तो वो आपको वहाँ पे मार्क्स नहीं देगा। तो होता ये है कि हम उन शब्दों का जनरल मीनिंग वहाँ लिख के आ जाते हैं। हमें ये लगता है कि हमने तो सही लिखा है, फिर भी हमें हाफ मार्क्स मिले। और यह सबकी एक थ्योरी बन जाती है कि यार थ्योरेटिकल पार्ट में तो हमेशा हाफ मार्क्स ही आते हैं। तो दोस्तों ये बिल्कुल आपकी गलत अप्रोच है। मैंने यह कहा कि अकाउंटिंग के अंदर हर शब्द की अपनी एक डेफिनेशन है, मिनिमम प्रेस्क्राइब्ड वर्ड है। वो अगर आप यूज़ करोगे तो आपको थ्योरेटिकल पार्ट में भी कोई भी एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। तो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बिजनेस का मीनिंग क्या होता है। तो सबसे पहले हम मीनिंग ऑफ बिजनेस समझने की कोशिश करते हैं। हमारे अकाउंट्स के अंदर बिजनेस को हम कहेंगे ये तो सेट ऑफ एक्टिविटीज़ है। सेट ऑफ एक्टिविटीज़ का मतलब हो गया कि मोर देन वन एक्टिविटी इन्वॉल्व है। सेट मोर देन वन एक्टिविटी इन्वॉल्व है जो कि आप रेगुलर बेस पे कैरिड आउट कर रहे हैं। एक्टिविटीज़ विच आर कैरिड आउट रेगुलर बेसिस पर। ये एक्टिविटी करने का जो आपका पर्पस होता है वो हमेशा प्रॉफिट अर्न करना चाहिए। यानी कि आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हो, रेगुलर बेसिस पे कर रहे हो, और करते समय आपके दिमाग में जो ये है कि मुझे इससे प्रॉफिट अर्न करना है, तो हमारे लिए ये कहेंगे कि भी आप तो कोई न कोई बिजनेस में इन्वॉल्व है। अगर इसके अंदर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो हो सकता है हम कहेंगे कि भाई आप तो बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं हो। एक सेम काम एक आदमी के लिए एक टाइम में बिजनेस हो सकता है, वो सेम काम उसी आदमी के लिए हो सकता है बिजनेस ना हो। इसी तरह से एक पर्टिकुलर एक्टिविटी एक आदमी के लिए बिजनेस का रूप हो सकती है, वो सेम एक्टिविटी दूसरे व्यक्ति के लिए उस टाइम बिजनेस के रूप में ना हो। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक बुक सेलर ने अपनी दुकान खोली हुई है, बुक सेलर है, और वो अपनी बुक डिस्ट्रीब्यूट करता है, बेचता है,
आम पब्लिक को और उससे प्रॉफिट अर्न करता है। तो कहेंगे कि भी ये बुक सेलर है और वो रेगुलरली एक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। सेट ऑफ एक्टिविटी क्या हुआ, बहुत सारे काम होंगे। सुबह दुकान ओपन करेगा और जब शॉप खरीदेगा तो दुकान में जब ओपन की तो दुकान का लाइट का बिल भी भरना पड़ेगा, दुकान का रेंट भी भरना पड़ेगा, वहाँ पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, उनको सैलरी भी देनी पड़ेगी। तो नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ उसको परफॉर्म करनी पड़ती है इस काम के लिए। तो जहाँ पे आप रेगुलर बेसिस पे कोई काम कर रहे हो और इस काम का जो अल्टीमेट टारगेट है आपका वो प्रॉफिट अर्न करना होता है, तो हम कहेंगे भाई आप तो बिजनेस में इन्वॉल्व हो। तो हमने एग्जांपल देखा, एक बुक सेलर शॉप ओपन करता है और वहाँ दुकान में वो बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो कहेंगे आप तो बिजनेस में इन्वॉल्व हो। इसी तरह से मिस्टर एक्स है, वो रोज़ बुक खरीदते हैं कहीं से और गरीब बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो बुक तो डिस्ट्रीब्यूट दोनों ही आदमी कर रहे हैं, पर पहला जो आदमी कर रहा है उसका इंटेंशन जो है वो प्रॉफिट कमाना है, जबकि दूसरे पर्सन का आदमी का काम प्रॉफिट कमाना नहीं है। दोनों ही रेगुलर बेसिस पे कहते हैं, दोनों ही रेगुलर एक्टिविटी करते हैं। वो भी रोज़ जाता है कहीं से लेके आता है, ये दोनों ही बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, दोनों ही रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं। बट फिर भी एक का इंटेंशन चूँकि प्रॉफिट कमाना नहीं है, तो हम सेकंड वाले पार्ट में कहेंगे कि ये पर्सन बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं है। इसी तरह से एक ही आदमी ने दो काम किए। मैंने एक एयर कंडीशनर खरीदी अपने ऑफिस पर्पस के लिए, तो ये बिजनेस की एक्टिविटी है जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेरे बिजनेस को अफेक्ट करेगी। परंतु मैंने एक एयर कंडीशनर खरीदा मेरी पर्सनल मनी से और घर में इंस्टॉल करवा दिया। दोनों ही कंडीशन में मैंने एक एयर कंडीशनर खरीदा है, बट पहली एक्टिविटी मेरी बिजनेस की एक्टिविटी है, बट सेकंड एक्टिविटी मेरी बिजनेस की एक्टिविटी नहीं है। तो ये पूरी तरह से डिपेंड करता है आपके वर्क के नेचर के ऊपर कि आप बिजनेस में इन्वॉल्व हो या न हो। तीनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हम कहेंगे आप तो बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं हो, और इनमें से कोई भी एक्टिविटी अगर ब्रेक हो जाती है तो कहेंगे आप बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं हो। बिजनेस करने के टाइम जो आपका इंटेंशन है वो प्रॉफिट ड्राइव करना होना चाहिए। एक्टिविटी करते समय आपका जो टारगेट है दिमाग में ये होना चाहिए कि ये एक्टिविटी मैं परफॉर्म इसलिए कर रखा हूँ कि इसके द्वारा मैं प्रॉफिट अर्न करूँगा या ये एक्टिविटी मुझे प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करेगी। जैसे आपने साल भर बिजनेस किया और साल के एंड में लॉस हो गया, तो सर जब लॉस हो गया तो क्या ये साल भर मैंने बिजनेस नहीं किया, क्योंकि प्रॉफिट तो ड्राइव हुआ ही नहीं। करते समय एक्टिविटी जब परफॉर्म कर रहे हो उस टाइम आपका इंटेंशन देखा जाएगा, बाद में उसका प्रॉफिट हुआ, एंड रिजल्ट प्रॉफिट हुआ, ये लॉस हुआ, वही तो हमें निकालना है। तो एंड रिजल्ट कभी भी ये डिफाइन नहीं करेगा, एंड रिजल्ट कभी ये नहीं बताएगा कि आप बिजनेस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। एट द टाइम ऑफ कैरी आउट द एक्टिविटी, उस टाइम आपका जो इंटेंशन होगा करते समय वो काम आएगा ये डिफाइन करने के लिए कि आप बिजनेस में इन्वॉल्व हो या नहीं हो। अब हम नेचर ऑफ बिजनेस को समझने की कोशिश करेंगे, और नेचर के हिसाब से हमने बिजनेस को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहला ट्रेडिंग बिजनेस, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, और तीसरा जो होता है वो होता है सर्विस। नेचर के हिसाब से हमने पहली कैटेगरी बताई कि ट्रेडिंग का मीनिंग ये होगा कि जिस फॉर्म में अगर आपने किसी भी फॉर्म में अपना गुड्स परचेज किया है और उसको उसी फॉर्मेट में, यानी कि विदाउट कन्वर्ट किए जैसा है वैसा का वैसा आपने उसको सोल्ड कर दिया, सेल आउट कर दिया, उसकी फॉर्म में, उसके रूप में किसी तरह का बदलाव नहीं आया, यानी कि आपने परचेज किया, उसके ऊपर आपने अपना प्रॉफिट ऐड किया और किसी और पार्टी को बेच दिया, ये कहलाता है ट्रेडिंग नेचर। जैसे मैंने ये कैलकुलेटर परचेज़ किया, मान लीजिए 100 रुपये में परचेज़ किया और 10 रुपये अपना प्रॉफिट जोड़ा और मैंने किसी क्लाइंट को इसे बेच दिया, तो ये मेरा कहलाएगा ट्रेडिंग का बिजनेस
यानी कि इसके फॉर्म में हमने किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं किया, जैसे खरीदा प्रॉफिट जोड़ा और आगे सेल आउट कर दिया। ये हमारा ट्रेडिंग का बिजनेस कहलाता है। सेकंड कैटेगरी में हमने बांटा है ऐसे लोगों को जो हम ये कहेंगे कि तुम तो मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में इन्वॉल्व हो। तो ये वो लोग होते हैं जो कुछ रॉ मटेरियल परचेज करते हैं और इस रॉ मटेरियल के ऊपर कुछ अपना एडिशनल मटेरियल लगाते हैं, एडिशनल लेबर लगाते हैं या कोई एडिशनल एफर्ट्स लगाते हैं। और ये लगाने का रिज़ल्ट ये होता है कि वो जो मटेरियल है वो अपनी फॉर्म बदल देता है, उसकी फॉर्म कन्वर्ट हो जाती है, उसका कोई नया नाम हो जाता है। तो जैसे पहले खरीदा था अब वो वैसा नहीं दिखता है, तो उसको हम वो कहेंगे हमने ये हमारा फिनिश गुड्स तैयार किया है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति ऐसे काम में इन्वॉल्व है जब वो जिस फॉर्म में रॉ मटेरियल में परचेज कर रहा है उसमें कुछ काम, वो काम मटेरियल के फॉर्म में हो सकता है, एडिशनल मटेरियल के फॉर्म में हो सकता है, लेबर के फॉर्म में हो सकता है, या किसी भी फॉर्म में होके वो उसके ऊपर काम करके उसका रूप बदल देता है, तो वो कहलाता है कि भाई आप तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इन्वॉल्व हो। इसका उदाहरण पकड़ लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि स्टील की फैक्ट्री है, उनके लिए स्टील का जो पाटा आता है, जो स्टील की जो शीट आती है वो उनके लिए रॉ मटेरियल होती है। उस शीट के वो कटिंग करते हैं, उसका शेप बदलते हैं, हो सकता है उस कटिंग से अलग करके पाने के बाद में वो उसमें कटोरी बनाए या और कोई बर्तन बनाए। यानी कि जिस फॉर्म में इनपुट हुआ था और जिस फॉर्म में अब उसको बेच रहा है, इस बीच में इस फॉर्म के अंदर बड़ा बदलाव आ चुका है। तो ये जो होगा ये मैन्युफैक्चरिंग कहलाएगा। ठीक इसी वजह से अगर मैं इस कैलकुलेटर के पार्ट्स परचेज करूं, इसके कीबोर्ड बटन, इसकी मेमोरी और इसका ये प्लास्टिक मटेरियल अलग अलग जगह से परचेज करता हूं, फिर मैं अपने यहाँ इनको असेंबल करके इसका रूप बना देता हूं कैलकुलेटर और फिर इसको बेचता हूं, तो ये मेरी एक मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन में आएगा। तो सिंपल भाषा में जहाँ रॉ मटेरियल परचेज करके उसके ऊपर कुछ काम कर लिया जाता है, उसका रूप बदल दिया जाता है, वो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कहलाती है। और जो हमारी तीसरी कैटेगरी है जो हमने बिजनेस को नेचर के हिसाब से डिवाइड किया, वो थी हमारी सर्विस प्रोवाइडर। तो सर्विस प्रोवाइडर के अंदर वो लोग होंगे जिनके पास किसी तरह का गुड्स नहीं होता है। पहली जो दो डेफिनेशन थी ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग, उनके अंदर कोई न कोई गुड्स इन्वॉल्व था। एक उसके ऊपर काम कर रहा था, उसका रूप बदल रहा था, और एक ने क्या किया, जैसा आया वैसा का वैसा बेच दिया। परंतु सर्विस प्रोवाइडर का नेचर के अंदर वो चीज़ें होती है जिसके अंदर एक्चुअली कोई गुड्स होती नहीं है, ओनली हमारी सर्विसेज होती है, हमारी एक्टिविटी के अंदर कोई तरह का गुड्स इन्वॉल्व नहीं होता है। जैसे मैं एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको ये पढ़ाता हूँ, तो मैं उससे मेरा जो पर्पज़ है वो प्रॉफिट अर्न करना ही है। तो ये जो मेरी एक्टिविटी है कहलाएगी भी मैं बिजनेस कर रहा हूँ, ठीक है। तो सीए के रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज है वो हो गई, या कोई डॉक्टर से रिलेटेड सर्विसेज हो गई, या इंजीनियर से रिलेटेड सर्विस हो गई। तो ये भी हालांकि इनमें कोई गुड्स इन्वॉल्व नहीं है, फिर भी ये बिजनेस कहलाएंगे, क्योंकि जो बिजनेस की हमने डेफिनेशन देखी थी उसमें हमने ये देखा कि रेगुलर कैरिड आउट एक्टिविटी जो रेगुलर बार बार हो रही है, जिनका रिपीटेशन हो रहा है, और ये सब करने का जो पर्पज़ है वो आपका जो है वो प्रॉफिट कमाना होता है। तो चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे सीए हो, वो सभी एक्टिविटीज़ करते हैं ताकि वो प्रॉफिट अर्न करना सके, चाहे इसमें गुड्स इन्वॉल्व नहीं है। हम बिजनेस के नेचर के हिसाब से जब उसको डिवाइड करेंगे तो हम ये कहेंगे कि भी आप तो डायरेक्टली बिजनेस में इन्वॉल्व हो। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि ट्रांजैक्शन का मीनिंग क्या होता है, बिजनेस ट्रांजैक्शन कब कहलाएंगे, और बिजनेस के कौन कौन से ऐसे इवेंट होंगे जो हमें बुक्स में लाने पड़ेंगे, साथ ही ट्रांजैक्शन और इवेंट में फ़र्क क्या होता है। अगर ट्रांजैक्शन की नॉर्मल भाषा में अगर मैं बात करने की कोशिश करूं, सामान्य बोलचाल की भाषा में हम ट्रांजैक्शन को बोलते हैं लेन देन। लेन देन का मतलब ये होता है जहाँ पे दो पार्टी इन्वॉल्व होती है और एक के बदले में दूसरी चीज़ का एक्सचेंज होता है, यानी कि ट्रांजैक्शन वो कहलाता है
जहाँ पे कुछ आपका एक्सचेंज हो रहा है। अब ये जो एक्सचेंज है ये क्या हो सकता है, कोई गुड्स का हो सकता है या लेबर का भी हो सकता है, यानी कि सर्विसेज का भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल मैंने कहा आपने गुड्स परचेज किया और उसके बदले में आपने कैश दिया, तो एक ट्रांजैक्शन हो गया। इसी तरह से आपके यहाँ पे एक पर्सन ने काम किया, उसके बदले में आपने उसको सैलरी दी, यानी कि सर्विसेज या कह दीजिए लेबर का अमाउंट के साथ में, पैसे के साथ में एक्सचेंज हुआ। तो ट्रांजैक्शन का सामान्य भाषा में मतलब तो ये है कि जहाँ पे दो व्यक्ति आपस में मिलकर कोई गुड्स या सर्विसेज का एक्सचेंज करते हैं। इसी तरह से अगर हम ट्रांजैक्शन को डिफाइन करने की कोशिश करें कि कौन से ट्रांजैक्शन हमें रिकॉर्ड करने हैं, अगर ये समझने की कोशिश करें तो ट्रांजैक्शन को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले ट्रांजैक्शन वो होंगे जो हमारे बिजनेस के ट्रांजैक्शन होंगे और जो दूसरे ट्रांजैक्शन वो होंगे जो हमारे पर्सनल ट्रांजैक्शन होंगे, पर्सनल ट्रांजैक्शन। और चूंकि हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स तैयार जो कर रहे हैं वो सिर्फ बिजनेस का कर रहे हैं, यानी कि हम हमारी बुक्स में जो रिकॉर्ड करेंगे वो ओनली बिजनेस के ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड करेंगे। हमारी बुक्स में पर्सनल ट्रांजैक्शन को तब तक रिकॉर्ड नहीं करेंगे जब तक वो पर्सनल ट्रांजैक्शन, ओनर के पर्सनल ट्रांजैक्शन हमारे बिजनेस को इफेक्ट नहीं करता है। जैसे अगर बिजनेस ओनर कहीं घूमने जाता है, लाख रुपया खर्च करता है उसके ऊपर, पर बिजनेस से वो पैसा विड्रॉल नहीं किया है, अपनी पर्सनल मनी से ये काम करके आया है, तो हमें हमारे बिजनेस के अंदर उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। परंतु बिजनेस से पैसा निकाल के फिर वो यही काम करता है, कहीं बाहर घूमने जाता है, तो चूंकि पैसा अभी बिजनेस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है तो इस ट्रांजैक्शन को तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अदरवाइज उसके पर्सनल जितने भी ट्रांजैक्शन रहेंगे उसकी पर्सनल बुक्स में हो सकते हैं। वो कहता है कि भाई मेरी पर्सनल बुक्स भी मेंटेन करो, उसके अंदर आप मेंटेन कर सकते हो, पर बिजनेस की बुक्स में आपको मेंटेन करने की ज़रूरत ज़रा भी नहीं है। अब हमने कहा कि ट्रांजैक्शन का मीनिंग हुआ कि जहाँ पे दो व्यक्ति गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं। तो सर एक ट्रांजैक्शन बिजनेस ट्रांजैक्शन कब हो जाएगा? आपने ये तो बता दिया कि बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है तो ही रिकॉर्ड करना है, पर बिजनेस ट्रांजैक्शन कब कहलाएगा? तो इसके लिए हमने पहले बिजनेस की डेफिनेशन देखी थी, जहाँ पे हमने ये कहा था कि बिजनेस का मतलब होता है कोई सेट ऑफ एक्टिविटीज़ है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ इसमें इन्वॉल्व होती है जो रेगुलर बेसिस पे कैरिड आउट होती है, जिनको किया जाता है, कैरिड आउट होती है। और ये एक्टिविटी जब आप कर रहे हो उस टाइम जो आपका इंटेंशन है वो हमेशा, यानी कि जो आपका मोटिव है वो हमेशा प्रॉफिट अर्न करना होना चाहिए। यानी कि ये सारी की सारी कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगी तो ही हम ये बोलेंगे कि भाई ये बिजनेस आदमी कर रहा है। क्योंकि जब एक बार पता चल गया कि ये आदमी बिजनेस कर रहा है तो अब उसको इन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए हमारे यहाँ पे बहुत सारे ट्रांजैक्शन होंगे, तो ये बिजनेस के ट्रांजैक्शन कहलाएंगे और बिजनेस के ट्रांजैक्शन ही हमें बुक्स में रिकॉर्ड करने हैं। तो अगर बिजनेस ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन का मीनिंग करना चाहें, समझना चाहें, तो इसका मतलब ये हो गया वो सेट ऑफ एक्टिविटी जो रेगुलरली कैरी आउट होती है, जिसको करने का आपका जो पर्पस है वो प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, जिसको करते समय आपके हमेशा दिमाग में रहता है कि भी मुझे प्रॉफिट अर्न करना है। और ऐसी एक्टिविटी से अगर आपकी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन अगर चेंज हो जाती है तो वो बिजनेस ट्रांजैक्शन कहलाएगा। यानी कि आपने कोई एक्टिविटी की और उससे अगर आपकी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन चेंज नहीं होती है तो वो बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं कहलाएगा, उसे हमें रिकॉर्ड करने की ज़रूरत भी नहीं होगी। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन की जब भी डेफिनेशन आए हमें ये कहना है कि बिजनेस को कैरिड आउट करने के लिए आपने जितने भी ट्रांजैक्शन किए, वर्ड क्या आ रहा है देखिए समझिएगा, बिजनेस को कैरिड आउट करने के लिए जितने भी ट्रांजैक्शन किए
और उन ट्रांजैक्शन की वजह से अगर आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो जाती है तो हम उसे कहेंगे बिजनेस ट्रांजैक्शन है और उसको हम हमारी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। और फाइनेंशियल पोजीशन कैसे चेंज होती है उसका एक एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये हमारी बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको नॉलेज होगा, थोड़ा बहुत मैं एज्यूम करूंगा कि आपको पता है। यहाँ पे हमारी फिक्स एसेट्स होती है, यहाँ हमारी करंट एसेट्स होती है, यहाँ हमारी कैपिटल होती है और यहाँ हमारी अदर लायबिलिटी होती है। तो फाइनेंशियल पोजीशन कुछ ट्रांजैक्शन से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे सबसे पहले कहा कि व्यापारी ने 1 लाख रुपए लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया। 1 लाख रुपए लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया मतलब ये हुआ कि हमारी ये जो है साइड हमारी लायबिलिटी साइड होती है। बैलेंस शीट में ये साइड हमारी लायबिलिटी होगी और ये हमारी एसेट्स कहलाती है। तो जो हमारी एसेट साइड है उसका कंपैरिजन देखते हैं क्या हुआ। पहले व्यापारी ने क्या किया, 1 लाख रुपए लगाकर बिजनेस उसने स्टार्ट किया। ठीक है, तो इसका मतलब हमारी लायबिलिटी 1 लाख रुपए से बढ़ गई है बिजनेस की, और वो 1 लाख रुपए मान लीजिए हमारे कैश के फॉर्म में हमारे पास पड़ा है। तो हमारी बैलेंस शीट की जो पोजीशन हुई उसमें क्या हुआ, एक साइड लायबिलिटी इंक्रीज हो गई तो दूसरी साइड हमारी करंट एसेट्स इंक्रीज हो गई। यानी कि वर्तमान में जो हमारी स्थिति थी इस ट्रांजेक्शन के होने के बाद में बैलेंस शीट के अंदर चेंजेस हो गए, यानी कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो गई। ठीक है, इसी तरह से अगर आपने इस पैसे से मान लीजिए इस 1 लाख रुपए में से 50,000 के अंदर कोई मशीनरी खरीदी, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब 50,000 रुपये से आपके यहाँ पे एक मशीनरी आई है, फाइनेंशियल पोजीशन आपकी चेंज हुई, फिक्स एसेट्स आपकी बढ़ गई है, साथ ही साथ आपका जो केस वाला पार्ट है वो 50,000 रुपये से कम हो गया, यानी कि अब आपके पास सिर्फ 50,000 हुआ। यानी कि हमारी जो एसेट साइड थी उसमें एक साइड बढ़ी और एक साइड घटी, हमारी फिक्स एसेट्स बढ़ गई और हमारी करंट एसेट्स घट गई। इसी तरह से मान लीजिए आपने बैंक से लोन लिया, बैंक से लोन लिया यानी कि यहाँ पे आपने बैंक लोन आपने 2 लाख रुपए लिया और उसके बदले में आपने कोई एडिशनल मशीन स्टॉक परचेज कर लिया, यानी कि गुड्स परचेज कर लिया, यानी कि अब आपका इसके बदले में स्टॉक चेंज हो गया, यानी कि स्टॉक आपका 2 लाख रुपए से बढ़ गया या 2 लाख रुपए का स्टॉक हमारे पास आ गया। तो मीनिंग ये हुआ कि इस ट्रांजेक्शन में भी 2 लाख रुपए से हमारी लायबिलिटी बढ़ी, साथ ही साथ हमारी एसेट साइड है वो 2 लाख रुपए से बढ़ गई। यानी कि हमको हमारी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो रही है, हमें बैलेंस शीट को एनालिसिस करना पड़ेगा। बैलेंस शीट में ये देखना पड़ेगा कि इस ट्रांजेक्शन की वजह से हमारे एसेट्स के अंदर कोई चेंज हो रहा है या हमारी लायबिलिटी में कोई चेंज हो रहा है या हमारी कैपिटल में कोई चेंज हो रहा है या ये आपस में इफेक्ट हो रहे हैं, एक कम एक ज़्यादा, एक ज़्यादा एक कम, इस तरह की स्थिति पैदा हो रही है ये ट्रांजैक्शन होने के बाद। तो हम ये कहेंगे कि भी हमारा ये ऐसा ट्रांजैक्शन है जिसको जो हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन है, और बिजनेस ट्रांजैक्शन इसलिए है क्योंकि ये ट्रांजैक्शन होने से हमारी बिजनेस की वर्तमान स्थिति में परिवर्तन आ गया। तो हमने देखा कि कब एक ट्रांजैक्शन बिजनेस ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन में आ जाएगा, और एक बार जब बिजनेस ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन में आ गया, हमारी कंडीशन फुलफिल कर ली, तो इसका मतलब ये है कि अब हमें उसे हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लेके आना है। अब ये हम ये देखेंगे कि ट्रांजैक्शन के अंदर जो पार्टीज है वो कौन कौन इन्वॉल्व हो सकती है। एक हम कहेंगे ट्रांजैक्शन के अंदर एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन कहेंगे, जिसको एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन में आएगा, और एक बोलेंगे ये तो हमारा इंटरनल ट्रांजैक्शन है, इंटरनल ट्रांजैक्शन। तो एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन कब कहलाता है, जब कोई भी 2 सेपरेट बिजनेस एंटिटी इन्वॉल्व इन द ट्रांजैक्शन। अगर हमारे ट्रांजैक्शन के अंदर 2 सेपरेट बिजनेस एंटिटी इन्वॉल्व होती है तो हम उसे कहेंगे कि ये तो एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन है,
एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन का एग्जाम्पल समझिए कि मान लीजिए आपने गुड्स खरीदा, गुड्स परचेज फ्रॉम मेसर्स राम एंड सन्स। तो दो पार्टी क्या हुई, एक आप हुई, आपकी बिजनेस एंटिटी इन्वॉल्व हुई जिसने गुड्स परचेज किया, और एक हो गया राम एंड सन्स जिसने आपको गुड्स की सप्लाई की। यानी कि अगर ट्रांजैक्शन के अंदर हमारे साथ साथ कोई एक्सटर्नल पार्टी, बाहर की कोई पार्टी इन्वॉल्व होती है, तो हम ये कहेंगे कि ये एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन है। इसी तरह से इंटरनल ट्रांजैक्शन कब होता है, जब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है वो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है। यानी कि अगर हमारे यहाँ पे कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, हमारे यहाँ पे एम्प्लॉय काम कर रहा है और उसको हम सैलरी का पेमेंट कर रहे हैं, सैलरी पेड टू एम्प्लॉय, यानी कि अब बाहर की कोई पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, ये हमारा इंटरनल ट्रांजैक्शन कहलाएगा। ठीक है, अब इसके साथ साथ हम अगला जो शब्द है हमारा वो है लायबिलिटी। अब लायबिलिटी को समझने की कोशिश करते हैं, पर लायबिलिटी को समझने से पहले हमें हमारा एक कंसेप्ट है बिजनेस का, वो है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट समझना पड़ेगा। क्योंकि ये बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट हमें ये बताएगा कि जो हमारे जो ऑनर है, ऑनर और हमारी बिजनेस एंटिटी के बीच में रिलेशनशिप कैसी होती है। बिजनेस एंटिटी और बिजनेस ऑनर के बीच की जो रिलेशनशिप है उसको ये बताएगा। इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट ये कहता है कि हमारा बिजनेस का जो वजूद है वो हमारे ऑनर से बिल्कुल सेपरेट होता है। आपको हमेशा ये मान के चलना पड़ेगा कि बिजनेस ऑनर एक अलग पार्टी है, जैसे अदर पार्टी के साथ डील करते हैं ठीक वैसे ही हमारी बुक्स में हम ऑनर को वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे किसी अदर आउटसाइडर पर्सन को हम ट्रीट करते हैं। तो ये जो रिलेशनशिप होती है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट कहता है कि हमारे बिजनेस और ऑनर के बीच की जो रिलेशनशिप होगी ठीक वैसे ही होगी जैसे कि एक बोरोवर और लेंडर के बीच में होती है। और लेंडर बोरोवर का मीनिंग ये होता है कि एक आदमी ने पैसा दिया है और दूसरे आदमी ने पैसा लिया है, उसके बदले में कौन किसको क्या देगा क्या नहीं देगा ये अलग मैटर हो गया। बट रिलेशनशिप जो रहेगी वो लेंडर और बोरोवर की रिलेशनशिप रहेगी। यानी कि ये हालांकि कहने में ये दिखता है कि ऑनर ही तो है, फिर भी वो जब पैसा लगाएगा उसको हमारी बिजनेस में एज अ लायबिलिटी के रूप में हम उसको ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो अब समझते हैं कोशिश लायबिलिटी को समझने के लिए कि भाई लायबिलिटी का क्या मीनिंग होता है। तो लायबिलिटी क्या होती है, बिजनेस के लिए एक ऑब्लिगेशन होती है। लायबिलिटी इज अ ऑब्लिगेशन फॉर बिजनेस। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है दायित्व, भार। आज की डेट में वो आपके ऊपर एक भार होगा या आपके ऊपर दायित्व होगा जो आज या आने वाली डेट में आपको पे करना है, और पे करते समय उसका रिजल्ट जो होगा ऑब्लिगेशन का जो फॉर्म होगा, यानी कि उस ऑब्लिगेशन को जब डिस्चार्ज करोगे, उसको जो सेटलमेंट करोगे आप, उसका जब सेटलमेंट करोगे, सेटल फंड क्या होगा, आपके रिसोर्सेज को खा जाएगा। सेटलमेंट जो होगा उस लायबिलिटी का आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज के फॉर्म में होगा, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज। उदाहरण समझिए, आपने किसी पार्टी से अगर उधार में माल खरीदा है, यानी कि आपके पास स्टॉक तो आ गया, पर उसके बदले में आपकी एक ऑब्लिगेशन हो गई कि एक स्पेसिफिक डेट जो आपने सोचा है आपस में बात करके, एक स्पेसिफिक डेट को आपको उसका भुगतान करना है, उसका सेटलमेंट करना है। और जब ये भुगतान करोगे, जब ये सेटलमेंट करोगे, जब उस ऑब्लिगेशन को कम कब होगी, जब आप पेमेंट दे दोगे। तो जब आप पेमेंट दोगे तो आपके रिसोर्सेज का आउटफ्लो होगा। रिसोर्सेज का आउटफ्लो का मतलब हुआ आपको कैश का बैलेंस आपका कम हो जाएगा, आपको कैश से पेमेंट करना पड़ेगा, या आपको बैंक से भुगतान करना पड़ेगा, या कोई ज़रूरी नहीं है कैश या बैंक के फॉर्म में हो सकता है कोई दूसरी एसेट्स के बदले में आपने एक्सचेंज कर दिया हो।
आपने किसी और एसेट्स के बदले में एक्सचेंज कर दिया हो, गुड्स को परचेज करना, यानी कि लायबिलिटी का मीनिंग सिंपल सा है कि एक ऐसी ऑब्लिगेशन होती है जिसका सेटलमेंट फ्यूचर की स्पेसिफिक डेट को होगा, और जब ये डेट को सेटलमेंट होगा तब हमारे रिसोर्सेज जो होंगे वो खर्च हो जाएंगे, उनका आउटफ्लो होगा। ठीक है, ये तो मीनिंग हो गई। अब हम बात करेंगे हमारी लायबिलिटी का जब सेटलमेंट होगा, हमारी जो लायबिलिटी होगी वो दो प्रकार से हो सकती है। पहली होती है इनसाइडर लायबिलिटी कहते हैं, इनसाइडर लायबिलिटी, और दूसरी हो गई आउटसाइडर। तो इनसाइडर का मीनिंग ये हुआ कि हमारी जो भी ऑब्लिगेशन है विच इज टूवर्ड्स द ओनर ऑफ द बिजनेस, ओनर ऑफ द बिजनेस। अभी हमने आपको ये कहा था कि ऑनर और बिजनेस के बीच की जो रिलेशनशिप होगी वो हमेशा लेंडर और बोरोवर के बीच में जो रिलेशनशिप होती है वही रिलेशनशिप होगी। यानी कि जब पहला ट्रांजैक्शन हमारे पास में आया, अमाउंट ₹1 लाख इन्वेस्टेड बाय मिस्टर राम एंड स्टार्ट बिजनेस, यानी कि राम ने 1 लाख रुपए लगा के बिजनेस स्टार्ट किया। तो बिजनेस स्टार्ट करते समय हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या हुई, एक तरफ तो हमारे पास कैश आ गया, सामने कैपिटल आ गई, एक ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गई लायबिलिटी साइड के अंदर कि भी हमें फ्यूचर की डेट को अपने भुगतान करना है। पर चूंकि ये भुगतान आउटसाइड पार्टी नहीं है, तो घर का मामला ना, हमने तो प्रॉपर फाइनेंशियल पोजीशन पता करने के लिए उसको सेपरेट किया है। चूंकि घर का इंटरनल मामला है तो हमने ये कहा कि ये जो पैसा बिजनेसमैन ने लगाया है ये ऑब्लिगेशन तो है, बट ये इनसाइड की ऑब्लिगेशन नहीं है, ये आउटसाइड की ऑब्लिगेशन नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जो वर्ड यूज़ किया गया है हमारी अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी के अंदर वो कहा गया है कैपिटल। तो कैपिटल का मतलब ये हो गया, यहाँ पे ये वर्ड भी हमारा साथ साथ में कवर होता है कैपिटल। तो कैपिटल का मतलब होता है कि वो बिजनेस की ऑब्लिगेशन which is towards the obligation of the business which is due towards the owner of the business। बिजनेस के ओनर के प्रति बिजनेस की जो भी लायबिलिटी है वो क्या कहलाती है, हमारी बिजनेस की इनसाइड लायबिलिटी। इसी तरह से दूसरा जो वर्ड देखा हमने आउटसाइड लायबिलिटी, आउटसाइड लायबिलिटी का मतलब हो गया अदर देन ओनर, ओनर के अलावा आपने जितने भी पैसे लिए हैं बाहर के लोगों से, चाहे वो बैंक लोन के फॉर्म में लिया हो, चाहे आपने बैंक के लोन के फॉर्म में लिया हो, या चाहे बैंक लोन टर्म लोन के फॉर्म में लिया हो, या और कोई फॉर्म में लिया हो, या किसी अपने फ्रेंड से रिलेटिव से आपने पैसा लिया हो, ये सारे के सारे आउटसाइड लायबिलिटी कहलाएगी। क्योंकि फ्यूचर की स्पेसिफिक डेट को उनका सेटलमेंट करना है, उनको पेमेंट करना है, और वो पेमेंट करते समय हमारे रिसोर्सेज खर्च हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने एक शब्द यूज़ किया था कैपिटल। तो कैपिटल क्या इंडिकेट करती है, ओनर्स के कंट्रीब्यूशन को। अब एक क्वेश्चन आएगा सर, जब मिस्टर राम से अगर आपने पैसे उधार लिए हैं, किसी से थर्ड पार्टी से लिए हैं, तो राम को यहाँ पे लेके आए, यहाँ पे आपने कैपिटल शब्द क्यों यूज़ किया, तो आपको ये समझना होगा कि अगर मैं ओनर को उसके नाम से इंट्रोड्यूस कर देता हूँ तो मुझे कैसे पता चलेगा, एक आउटसाइडर आदमी को कैसे पता चलेगा कि ये ओनर है या बाहर का आदमी, ये घर का मामला है या बाहर का मामला है। तो हमारी अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में हमारी बैलेंस शीट को देखने से अगर कोई भी आदमी ये समझना चाहता है कि इसके अंदर ओनर्स का अपना कंट्रीब्यूशन कितना है, ओनर्स ने कितने पैसे लगाने हैं, तो अलग से कहीं डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं होती है। कैपिटल शब्द से इंट्रोड्यूस करेंगे, हम उसको नाम से इंट्रोड्यूस न करके कैपिटल शब्द का प्रयोग कर लेंगे, तो कोई भी आदमी जब हमारी बैलेंस शीट देखेगा तो उसको ये समझ में आ जाएगा कि ये वो पैसा है जो ओनर ने बिजनेस में लगाया है। तो हमारी आउटसाइड लायबिलिटी को इनसाइड लायबिलिटी से पृथक दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, कैपिटल शब्द का प्रयोग करते हैं, लंबे टाइम से करते हैं। तो मैंने आपको पहले चैप्टर में इंट्रोडक्शन टू अकाउंट्स में ये बताया था कि मैं आपको आगे बताऊंगा कि कब हम कैपिटल शब्द का प्रयोग करेंगे। दीज आर द रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। कौन से अकाउंट हो गए, रिप्रेजेंटेटिव
पर्सनल अकाउंट कुछ कारण के रहते हम ओनर के नाम को न डाल के उसकी जगह उसको रिप्रेजेंट करने वाले दूसरे शब्द हो गए, क्या शब्द हो गया, कैपिटल वर्ड से बुक्स में इंट्रोड्यूस करेंगे, ताकि कोई भी जब हमारी बैलेंस शीट देख सके 1 मिनट में उसको पता चल जाएगा कि इस कैपिटल बैलेंस शीट के अंदर ऑनर्स का कंट्रीब्यूशन कितना है। अब हम आगे समझते हैं, हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लायबिलिटी। ये लायबिलिटी कितने प्रकार की हो सकती है ये समझने की कोशिश करेंगे। लायबिलिटी के क्लासिफिकेशन को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। पहला पार्ट हो गया हमारा करंट लायबिलिटी और दूसरा जो हो गया वो हो गया लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी के अंदर का मीनिंग होगा ऐसी लायबिलिटी जिसको पे करने की जो ऑब्लिगेशन है हमारी, जिसको हमें पे करना है, वो ऑब्लिगेशन विदिन 1 अकाउंटिंग पीरियड है, यानी कि 12 महीने का हम अकाउंटिंग पीरियड मांगते हैं। तो ऐसी कोई लायबिलिटी आउटसाइड लायबिलिटी कहलाएगी, जिसको हमें सेटल्ड करना है। उस ऑब्लिगेशन को हमें सेटल्ड कब करना है, ऑब्लिगेशन को सेटल करना है विदिन 1 अकाउंटिंग पीरियड। जनरली जो हम माल खरीदते हैं कोई हमें 2, 3, 4 साल के लिए उधार नहीं देता है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, एक स्पेसिफिक टाइम के लिए देता है, ठीक है। तो जब कोई माल खरीदते हैं तो उसका सेटलमेंट जनरली हमने कब करना होता है, विदिन 12 मंथ। वो डिपेंड करता है आपके टर्म्स के ऊपर, फिर भी जनरली 1 अकाउंटिंग पीरियड में हमको उसका सेटलमेंट करना होता है। तो ये हमारी करंट लायबिलिटी कराएगी। तो करंट लायबिलिटी का मतलब हुआ ऐसी ऑब्लिगेशन जिसको 12 महीने के अंदर हमें भुगतान करना होता है। इसका एग्जाम्पल हमारा हो गया क्रेडिटर्स। माल के बदले में हमें जो लोगों को पेमेंट करना पड़ेगा, या आउटस्टैंडिंग कोई भी एक्सपेंसेस हो गया, आपने सैलरी आदमियों को पे करना है, बाकी है कोई रीज़न की वजह से पर्टिकुलर स्पेसिफिक डेट को आप वो पेमेंट नहीं कर पाए हो, तो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद में आपको वो पे करना होता है। कोई एम्प्लॉय ये नहीं कहेगा कि सेठ जी साल भर बाद में पेमेंट कर देना। तो ऐसी ऑब्लिगेशन हमारी करंट ऑब्लिगेशन कहलाएगी, ठीक है। इसी प्रकार दूसरी जो लायबिलिटी थी हमारी वो है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का मतलब हो गया कि ऐसी ऑब्लिगेशन जिनका पेमेंट ऐसी ऑब्लिगेशन जिसका पेमेंट हमें मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड में करना होता है। मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड यानी कि 12 महीने के बाद में हमें पेमेंट करना है। हमें उस ऑब्लिगेशन को डिस्चार्ज करने के लिए, उस ऑब्लिगेशन को पे करने के लिए जो टाइम मिलता है, अगर 12 महीने से ज़्यादा है तो वो जनरली कहलाती है क्या, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी 2 तरह की हो सकती है। मैंने कहा लॉन्ग टर्म लायबिलिटी इनसाइडर भी हो सकती है और आउटसाइडर भी हो सकती है। इनसाइडर की लायबिलिटी का अभी मैंने एग्जांपल दिया कि ये कैपिटल जो हमारा बिजनेस ओनर इंट्रोड्यूस करेगा वो हम कहेंगे इनसाइड लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। कारण ये है कि आदमी ने अगर पैसा लगाया है तो वो हाथों हाथ नहीं निकालता है, एक सर्टेन लंबे टाइम के लिए वो पैसे को डालता है और फिर लॉन्ग टाइम में हो सकता है उसको रिक्वायरमेंट हो तो विड्रॉल पैसा कर ले। इसी तरह से आउटसाइडर से मान लीजिए आपने बैंक से कोई लोन लिया है, ठीक है, और रीपेमेंट करने की जो टर्म्स कंडीशन है, आपने कहा भाई मैं 10 साल में पे करूँगा, मैं 2 साल में पे करूँगा, तो वो जो लोन होंगे वो लॉन्ग टाइम लायबिलिटी होंगे जिनका पेमेंट एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन जो मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड होती है उसमें आपको करनी होती है। आपने अपने कोई रिलेटिव से लोन लिया, रिलेटिव से पैसा लिया कि भैया मुझे थोड़ा पैसा दीजिए, मुझे 2 लाख रुपए दीजिए, 5 लाख रुपए दीजिए, जिसका पेमेंट मैं 3 साल बाद में आपको करूँगा। तो चूँकि पैसा बिजनेस में आया है तो हमारी ऑब्लिगेशन हो गई और इसको डिस्चार्ज करना यानी कि इसको सेटलमेंट करने के लिए हमें काफ़ी टाइम मिल गया है, इसके लिए कहलाएगा लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। तो जो हमारी बैलेंस शीट होगी, जैसे मान लीजिए ये हमारी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट के अंदर ये वाली जो साइड है, आगे वाला जो हिस्सा है ये लायबिलिटी साइड का होता है और
ऊपर जो होता है वो कैपिटल होगा, कैपिटल के बाद में सेकंड नंबर उसके बाद जो आएंगे ना वो हमारे लॉन्ग टर्म आउटसाइड लायबिलिटी रहेगी, और थर्ड जो रहेगी वो हमारी करंट लायबिलिटी रहती है। बैलेंस शीट की आगे वाला जो हिस्सा है, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का जो हिस्सा है, वो हमारी बिजनेस की लायबिलिटी को इंडिकेट करता है। और जब लायबिलिटी की बात करूँगा तो सबसे पहले कैपिटल वर्ड आएगा, यानी कि ये इंडिकेट कर रहा है उस पैसे को जो बिजनेस ओनर की बिजनेस के प्रति रेस्पॉन्सिबिलिटी है या बिजनेस ओनर के प्रति ऑब्लिगेशन है। ठीक ऐसे ही लॉन्ग टर्म आउटसाइड लायबिलिटी सेकंड सीक्वेंस के बाद आएगी, यानी कि ऐसे लोग हैं ये जिन्होंने बिजनेस में पैसा तो दिया है, बैंक हो सकता है या हमारा कोई रिलेटिव हो सकता है, हमें पैसा दिया है, बट इनका भुगतान हमें एक स्पेसिफिक टाइम के बाद में करना है, मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड के बाद में करना है, तो वो हम कहेंगे लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। उसके बाद में जितने हमारे क्रेडिटर, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इस तरह के जितने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इस तरह जितने भी एक्सपेंसेस होंगे जिनकी ऑब्लिगेशन हमें विद इन 1 अकाउंटिंग पीरियड 12 महीने के अंदर अंदर भुगतान करना होता है, वो हमारी कहलाती है करंट लायबिलिटी।